बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का सेशन तो है अबाउट डबल स्टैंडर्ड टेक्निक। मैंने कल उसको पोस्ट कर दिया था, तो अगर उस पर कोई सवालात हैं तो पहले वो ले लें। जी, फ़ातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, खैरियत से? मैंने उसमें पूछना था कि जी, शुक्र अल्लाह का। मैंने पूछना था कैटास्ट्रोफाइज़िंग जो है वो मैग्नीफाइंग होती है। जी, जी, इट्स द सेम थिंग। इट्स द सेम सही थिंग, है। मैग्निफिकेशन। यस, मैग्निफिकेशन। थैंक यू सो मच। फ़रिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर अगर आपने जो कल बताया था डबल स्टैंडर्ड वाला, सर इसकी जो फ्लिप साइड होती है जिसमें बंदा अपने आप को बहुत मार्जिन दे रहा होता है राइट। और दूसरे वो एक जजमेंट पास कर रहा होता है, तो उसमें भी ये टेक्नीक काम कर जाती है ना? मतलब ये हम शायद उसको एम्पैथी कह दें। राइट, लैक ऑफ एम्पैथी होगी इसमें। अगर आप ये इमेजिन करें कि दूसरा ऐसे देख रहा है, तो हाउ वुड यू सी दैट? यानी हम दूसरे के बारे में शायद ज़्यादा न्यूट्रल व्यू ले लेंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा उसका। ये टेक्नीक उधर भी काम आ सकती है जी, बिल्कुल। यानी एक तो हमने जो मिसाल ली है उसमें तो इस तरह से ली है ना कि जिसमें एक आदमी अपने आप को कम मार्जिन दे रहा है, लेकिन इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि जैसे मुझे बहुत शिकायत है, अपने घर वालों से बहुत शिकायत है, तो मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ तो मुझे ये सोच के मशवरा दे कि यानी जिस तरह से वो मुझे मशवरा देगा, वो चीज़ मैंने इमेजिन करनी है, या मैं उसको कैसे मशवरा दूंगा। इफ़ आई एम लुकिंग, इफ़ माई फ्रेंड इज़ हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो व्हाट वुड आई टेल हिम? maybe I'll give a more neutral view. Things are not as bad as you are imagining them to be. तो ये फ़ायदा हो जाता है उसमें भी। थैंक यू सर। फ़ातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये मुझे ये बात थोड़ी-सी अभी समझ नहीं आई कि इसमें आप ये कह रही हैं कि अगर हम किसी को बहुत मतलब ब्रूटली जज कर रहे हैं, किसी उसके हम्म, एक्शन पे, हम्म। तो हम ये करें कि ये इमेजिन करें कि अगर वो हमें इस तरह जज कर रहा हो हमारे किसी नहीं, नहीं, एक्शन पे, नहीं, तो नहीं, वो लेट्स से न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। मैं किसी को बड़ा ब्रूटली जज कर रहा हूँ, और मैं ये इमेजिन करके कि इफ समबडी एल्स इज डूइंग द सेम थिंग, ये यहाँ पर ब्रूटली जज करने में ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मुझे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लग नहीं रही होती, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, वहाँ पर तो मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है ना, यहाँ पर दूसरी किस्म की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एंगर, रिजेंटमेंट, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डेवलप होंगी। तो उधर भी हम व्हाट वी कैन डू इज़ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, यानी उधर भी व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन इमेजिन दैट इफ़ अ फ्रेंड हैज़ दिस प्रॉब्लम, तो मैं उसको क्या कहूँगा? यानी मैं उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखा सकता हूँ, जो कि शायद वो ना देख सके इस वक़्त। तो अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन, लेट्स से, मैं उसको ये चीज़ें दिखा सकता हूँ। इसी तरह से मैं इन माय फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट और एंगर, आई एम मिसिंग आउट ऑन मैनी पॉजिटिव थिंग्स जो दूसरे के अंदर हैं, वो मैं देख नहीं पाता हूँ उस वक़्त। तो उसकी गलतियाँ कैटास्ट्रोफ़ाइज़ कर लेता हूँ मैं उस वक़्त। तो मतलब कि हम मैं किसी और को वो बात बता के तो ये कोशिश नहीं, नहीं, करूँ कि नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं, इसमें नहीं। हेल्प करे टू सी समथिंग पॉजिटिव इन दैट नो, नो, पर्सन। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट दिस टेक्नीक इज़ सेइंग। वो तो फिर एक्चुअली सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड हो जाएगा ना, कि वो अपना पर्सपेक्टिव बता दे। ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको इमेजिन करूँ कि मेरा दोस्त यही प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर रहा है। इस सूरत में मैं क्या करूँगा? मैं उससे कुछ थोड़ी-सी चीज़ें एम्पैथाइज़ करूँगा, हाँ, ये मसला हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं शायद जो मैं इस वक़्त मिस कर रहा हूँ। ये बताऊँगा, उसको एक न्यूट्रल व्यू देने की कोशिश करूँगा। ओके, इसमें बेसिकली मतलब ये टेक्नीक तो आपकी अपनी एक मेंटल एक्टिविटी है ना, इसमें आप एक्सटर्नली किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, राइट? राइट, राइट, और ये एग्ज़ैक्टली, प्राइमरीली इस पे है कि जब आप अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हैं। राइट। प्राइमरीली तो इसी पे ही है।
बट व्हेन यू आर बीइंग वेरी हार्श ऑन समबडी एल्स, तो अल्टीमेटली नुकसान तो उसका भी आप ही को हो रहा होता है ना। यू आर कैरिंग दीज फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह आपने कहा, ये आप कैरी कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में भी जो फीलिंग्स हैं वो आपको इस तरफ पॉइंट आउट कर देंगी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माय थिंकिंग एट दिस टाइम, समथिंग रॉन्ग विद माय पैटर्न्स, माय थिंकिंग। किसी की छोटी-सी गलती जो है या किसी की बड़ी-सी भी गलती जो है, वो उसकी सारी परफॉर्मेंस जो पास्ट में है उसको वॉश आउट कर देती है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन के अभी पहले आप वैसे ये टॉपिक से रिलेटेड ही है, बट जी, इट जी। विल बी माय सेकंड क्वेश्चन इफ अगर आपको पहले किसी और को लेना है तो फिर ले लें। नहीं, नहीं, ये अली देख लें, मैं आई डोंट नो कोई और है जी, अभी? जी, प्लीज़ गो अहेड। मुझे मेरे साथ एक बहुत इश्यू है कि मैं अपनी एक फ्रेंड को लाइक वेरी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं उसको अब बहुत हार्शली जज करती हूँ और मैं आई कैन नॉट गेट ओवर इट और मैंने कोशिश भी की कि मतलब इट्स लाइक कुछ ऐसे एक्शंस उसकी तरफ से अनइंटेंशनली हुए, मेरे साथ नहीं, अपनी लाइफ में, तो जिसकी वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा जज करती हूँ कि मैं उसे फॉरगिव नहीं कर पाती और हमारी फ्रेंडशिप बहुत डैमेज हो गई इसकी वजह से। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा उसको इतना हार्शली जज ना करूँ? सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट हर। सबसे पहले तो इस जगह पे थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको करेक्ट करेक्ट करना है। और दूसरा ये कि रास्ता वो अडॉप्ट करें कि जिसमें एडवाइस करने का रास्ता कम हो और इस तरफ रास्ता ज़्यादा हो कि उससे पूछा जाए कि हम चाहते क्या हैं? व्हाट इज़ इट दैट वी वांट एंड व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग टू दैट वांट इन माय सेल्फ? व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एंड? मैं क्या कर रहा हूँ? इसको देखना है हमें ज़्यादा। दुनिया में उनको ये समझाने की कोशिश करें कि दुनिया में हम सिवाय अपने और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो शिकायत करके हमें जीना है, तो ये हमारी चॉइस है। लेकिन दिस इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो ये आदतें डेवलप हो जाती है ना जी, और सेल्फ इसमें पिटी ये की। फ़ोकस आपकी जी, आवाज़ जी। थोड़ी-सी कट गई बीच में। नहीं, आप फरमाएँ। इसमें ये फ़ोकस करूँ कि जैसे आपने बोला कि व्हाट डू वी वांट मतलब अगर फ्रेंडशिप भी है तो हमारी उस रिलेशनशिप में व्हाट डू वी वांट फ्रॉम ईच अदर? तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू। ये तो आप देखें 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक है कि आप उस इस दोस्ती से क्या चाहती हैं? ठीक है? और दूसरा है कि वो जो आपके साथ जो बातें करती हैं, ज़ाहिर है आपने बताया कि कुछ आपके साथ उन्होंने नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया है उसकी वजह से आप कुछ थोड़ी-सी जजमेंटल हो गई हैं। ये जो एस्पेक्ट है, उनके साथ अगर तो ऐसी कोई बात है कि जिसके बारे में आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव इन योर माइंड व्हिच शुड बी क्लैरिफाइड, तो अच्छे तरीके से, भले तरीके से उनको शेयर करें कि ये प्रॉब्लम्स हुई हैं हमारे यहाँ, हमारे रिलेशनशिप में, मेरी इसमें मेरी गलती होगी। आई माइट हैव इन्फर्ड एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग्स, बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दोज़ थिंग्स। मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या है। एक तो है मेरी क्लैरिटी, ठीक है? मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए क्या करना है वो तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा मसला, तो फिर मैं कुछ उस पे अर्ज़ कर सकूँगा। दूसरी तरफ है कि दूसरा जो है जो कुछ बात करता है मैं उससे फ्रस्ट्रेट होता हूँ। इस चीज़ को ठीक करने का जो रास्ता है मैं वो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि डोंट फर्स्ट ट्राई टू डिटरमिन। एक तो ये कि आपने इससे उठ जाना है कि मैंने कोई चीज़ ठीक करनी है। यू आर ओनली हियर टू प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर। मैंने कुछ ठीक नहीं करनी अनलेस कि दूसरा ये चाहता है कि मैंने ठीक करनी है। मैं आम तौर पे लोगों से ये पूछ लेता हूँ कि ये जो बात हुई है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम जो है वो ये कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर ये कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, हालात का इंतज़ार तो नहीं करना। और अगर प्रॉब्लम ये है कि दूसरा ठीक हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनसे ये पूछ लें, क्योंकि मैं मेरी डोमेन में तो कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। मुझे पिछले दिनों एक मसला बन गया, एक बच्ची को समझाने के चक्कर में कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जाता है। उनका कहना ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जाता है। तो क्या करें? प्रोवोक मतलब प्रोवोक किया जाता है तो अब क्या करें? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम?
प्रोवोक ना करें, तो मैंने कहा ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। यू हैव टू गेट योरसेल्फ अबव बीइंग प्रोवोक्ड, ना हो प्रोवोक। जब लोग आपको प्रोवोक करना चाहेंगे और आप प्रोवोक नहीं होंगे, तो इसके नतीजे में वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। तभी तक तंग करेंगे जब तक कि आप तंग हो रहे हैं। तो अपने आप को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को कैसे ठीक करेंगे कि वो प्रोवोक ना करे? उसके लिए तो उसको मुझसे बात करने की ज़रूरत है, या मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है। मैं उससे क्या कहूँ कि अब आइंदा प्रोवोक करें तो आप ईंट मार दें उठा के। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई कैन से। सही है, तो मतलब कि आपको अपनी एक तरह से बाउंड्रीज़ को लेके फ़र्म होना होता है कि भई मैंने इस किस्म की गुफ्तगू का हिस्सा बनना है और इस किस्म की गुफ्तगू का हिस्सा बनने में आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो और मुझे बताएँ, नहीं रीज़न करना। बताएँ, रीज़न भी बताएँ। यानी मेरा ख़्याल है कि इस तरह की गुफ्तगुएँ हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगी। हम सिर्फ़ दूसरों के बारे में बैड माउथिंग करते रहेंगे। ज़िंदगी कोई फ़र्क नहीं डालेगी। और उससे ये हमारे रीज़न अपने अंदर ही नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एब्सोल्यूटली। ये कन्वर्सेशंस है ना हमारी, यही तो वो कन्वर्सेशंस हैं जो हमें बना रही हैं कंटिन्यूअसली। और जब एक दफ़ा बना लेती हैं और आप रिकॉग्नाइज़ भी कर लेते हैं कि ये अब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, मैं नेगेटिव हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में। तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट, अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, तो मेबी कि इस पोज़ीशन से ना बताऊँ कि भई मैं बरतर हूँ और मैं ये काम नहीं कर, नहीं, फॉर नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं बहुत हाँ, बेहतर हूँ, तो मैं बैकबाइटिंग नहीं करना चाहती, बट उसका रैशनल समझाऊँ कि इससे क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहती। और ये कि मैं ये चाहती हूँ अपने आप को एक इस दुनिया से जाने से पहले अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी टू दैट एंड। मेरा मकसद ये है, इस मकसद के लिए मिलके काम करते हैं। येस, व्हिच आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी इन द हियरआफ्टर। राइट, बल्कि उनसे ये कहें कि अगर मैं कभी बैड माउथिंग करूँ तो मुझे बता दें, किसी के बारे में भी करूँ तो मुझे फ़ौरन बता दें, रोक दें कि ये ठीक नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही मतलब उसको रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना बयान करूँ, नहीं, because नहीं। I do believe in that. I या don't have to एब्सोल्युटली। hide that. And व्हाई वुड यू? and yes, I also feel कि मैं उसके मेंटल हेल्थ पे भी वाक़ई बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऑथेंटिक होके उससे कम्युनिकेट कर दूँ दोनों एस्पेक्ट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मामले में तो बिल्कुल भी डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिलिजियस आदमी हूँ एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट। लोगों को नहीं पसंद तो ना पसंद हो, किसी और से बात कर लें, फिर क्या मसला एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। है? मोहन साहब, एक दो छोटी-छोटी बातें हैं। एग्ज़ैक्ट स्पेसिफिक सिचुएशन तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता है, फातिमा ने भी किसका रेफ़र किया। लेकिन जनरली जब क्लोज़ फ्रेंड्स की बात होती है, तो उसमें हम कुछ असम्पशन्स के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिनको आपने भी टच अपॉन किया। एक असम्पशन तो ये होती है कि हम जब अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को जज करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, तो पहली असम्पशन ये होती है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है सिचुएशन के बारे में। क्योंकि वो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है और हमने पूरी सिचुएशन का बड़ा अच्छा एनालिसिस कर लिया है। तो हम बड़े एब्सोल्यूट टर्म्स में उनके बारे में राय कायम कर लेते हैं या उनके किसी अमल के बारे में राय कायम कर लेते हैं। तो दिस इन इटसेल्फ प्रोबेबली शायद इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है। ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि हमारे पास बहरहाल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि क्लोज़ फ्रेंड्स यूजुअली वो होते हैं जिनके साथ हमारी वैल्यूज़ सिमिलर होती हैं। और जब हमारा क्लोज़ फ्रेंड कोई डिफरेंट वैल्यू सेट डेमोंस्ट्रेट करते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ बिट्रेयल फ़ील होता है हमें कि एज़ इफ दे हैव, जैसे उन्होंने कुछ हद तक शायद हमारे साथ ज़्यादती कर दी है या उस रिलेशनशिप के साथ ज़्यादती कर दी है, जब उन्होंने उन वैल्यूज़ से एडहेयर नहीं किया या वायलेट कर दिया जो हम बड़ी इम्पोर्टेंट ओन करते हैं। तो वो जो बिट्रेयल है, वहाँ से भी जजमेंट में बड़ा इमोशन एंटर हो जाता है। यानी वही काम अगर कोई नॉन क्लोज़ फ्रेंड करे तो शायद हमें हर्ट नहीं करता। शायद हम उतने स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करते। और
तीसरा एस्पेक्ट इसके अंदर जो होता है असम्पशन छुपी हुई, वो ये होती है कि शायद एट टाइम्स कि हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान बहरहाल एक जर्नी पे है। हम भी एक जर्नी पे हैं। मैं आज अगर एक सुपीरियर वैल्यू और एक सुपीरियर एक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ या अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। और अगर अल्लाह ने चाहा, तो मेरा कल मेरे आज से थोड़ा बेहतर ही होगा और फिर बेहतर होता चला जाएगा। तो इसी तरह दूसरा इंसान भी किसी न किसी फ़ॉर्म की जर्नी पे है और अगर इस एरिया में वो ऐसी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या ऐसे एक्शंस हैं उनके जो अपैरेंटली इंफीरियर हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो लाइफ़ के बहुत सारे दूसरे एरियाज़ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो जो मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो। तो पॉइंट जस्टिफिकेशन नहीं है किसी के बुरे अमल की या किसी के ऑब्वियस गलती की जस्टिफिकेशन नहीं है। पॉइंट ये है कि ये असम्पशन्स लेके जब हम चलते हैं तो फिर हम सेल्फ राइचियस या एक सुपीरियॉरिटी की जगह पे खड़े होकर चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं एज़ अ लेंस, व्हिच फिर डिस्टॉर्ट करता है और हमें वो इमोशनली इतना ट्रिगर्ड रखता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इवन फॉर पीपल क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ। जैसे इसकी एक मिसाल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है कि मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो मेरी उनके बारे में उन्हीं कुछ एक्शंस के बारे में जजमेंट बड़ी लीनिएंट होती है, जो मुसलमानों के साथ होती है, मुसलमान फ्रेंड्स के मामले में होती है। सेम अ वैल्यूज़ या सेम एक्शंस के हवाले से। एंड व्हेन आई कम टू थिंक ऑफ इट, वो तो मैं मेरे देखने का तरीका है। इसका ताल्लुक इससे है ही नहीं कि उनका असल में रिलिजन क्या है। और इट्स जस्ट एन एज़ एन एग्जांपल कि उससे वो हाइलाइट हो जाता है कि अच्छा मेरे लेंस में असल में क्या डिस्टॉर्शन है, रादर देन कि एक्चुअली वो जो एक्शन कर रहा है वो उसकी क्या इन इटसेल्फ इनहेरेंट वैल्यू है। राइट, 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 राइट। बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, तीनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और इसमें एक और एस्पेक्ट भी ऐड कर रहे हैं कि ये यकीनन देखते रहें कि मैं आई एम नॉट अ जज, इसके नतीजे में ह्यूमिलिटी कम होती है, डेफ़िनेटली कम होती है। जब मैं दूसरे को अपने से कमतर देखने लग पड़ूँ या दूसरे को देखने लग पड़ूँ कि ये तो अभी ये भी ठीक नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं भी ठीक नहीं कर रहा अभी तक नहीं कर रहा। तो आई नीड टू फ़ोकस ऑन दैट, जिधर मैं ज़्यादा हार्श हो जाऊँ दूसरों के ऊपर। जी, नौशाबा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी, सर मैं मेरा क्वेश्चन यही जो आपने आज थोड़ा एक्सप्लेन किया था उसके बारे में है कि जिस तरह ना मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब मुझे बेशक गुस्सा 1 सेकंड के लिए भी आए या फ़ील भी हो, तो उसमें मैं गिल्टी में चली जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि ये क्यों ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरी एक फ्रेंड ही है साइकोलॉजिस्ट है, उनसे बात हो रही थी। तो वो ये कहती हैं कि इसमें जो तुम गिल्टी में चली जाती हो, उसमें गिल्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फीलिंग आती है तुम्हारे अंदर एंगर की, तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। अगर तुम्हें बात नहीं किसी की पसंद आई, तो गुस्सा आ गया तो आ जाएगा। मतलब अब गुस्से पे अगर तुम गिल्टी फ़ील करती हो कि गुस्सा स्टार्ट ही क्यों हुआ, बेशक तुम बाद में कंट्रोल कर सकती हो, तो वो नहीं हो सकता। तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं चाहे जितना मर्ज़ी कोशिश करूँ कि अब मैंने मतलब 3 दफ़ा कंट्रोल कर ली है, अच्छी तरह डील कर ली है, चौथी दफ़ा भी अगर मुझसे फिर हो गया ना, तो मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करती हूँ कि क्या फ़ायदा? इतने पढ़ने का क्या फ़ायदा? इतने प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा? मैं मतलब उसको बहुत नेगेटिव और अपने ऊपर ना बड़ी वो हार्श हो जाती हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चन्स का मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा। ये जो दूसरे पहले क्वेश्चन को तो हम देखते हैं। ये सर बताइए जब पहला क्वेश्चन दूसरा ये कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा ना उसमें गिल्टी में चली जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं नहीं वो कर सकती जो मैं करना चाह रही हूँ, मेरा रिस्पॉन्स वैसा नहीं राइट, होता। राइट, वो तो नहीं उसमें होता। ना मैं बहुत तो मैं बहुत उम, ज़्यादा फिर गिल्टी में चली जाती हूँ। मुझे होता है मैं क्यों ऐसे हुआ? जी, जी, मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा? मेरा प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा? मैं फिर राइट, फ़ेल हो गई। तो राइट। वो जिस तरह आपने कहा था दूसरों को तो आप अच्छा फिर समझाते हो, अच्छा फिर कोशिश करो। लेकिन वो मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती। ना मुझे बहुत नहीं कर सकती का क्या मतलब है?
सर मैं वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा ना मतलब मुझे होता है कि नहीं ये क्या बात हुई कि हर दफ़ा कहो कि फिर अगली दफ़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा। नहीं, नहीं, हर दफ़ा नहीं कहो। आपने अभी जो बात कही है, आपने ये फरमाया कि 3 दफ़ा मैंने ठीक रखा, चौथी दफ़ा मिस कर गई। जी। तो वो जो अभी 3 दफ़ा मिस किए ठीक रखा और चौथी दफ़ा मिस कर गई, अगली दफ़ा 4 दफ़ा ठीक रखेंगी, 5वीं दफ़ा मिस कर जाएँगी और ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। यानी इट विल बिकम मच बेटर। लेकिन इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर आपसे कोई दोस्त यही बात एग्ज़ैक्टली यही बात करे, तो आप उसको क्या कहेंगी? कि उन 3 दफ़ा को वैल्यू करो ना, यानी उन 3 दफ़ा से आपने अपने आप को ये स्ट्रेंथन करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब 75% हो गया है मामला ठीक। ठीक है ना? पहले नहीं था, अब 75% अगर ठीक हो गया तो इंशाल्लाह कल 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, बेहतर होता जाएगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस में रहना है हमने। अगर हम ये समझते हैं कि ये अचानक एक दिन सब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। बाकी जो ये बात है ना जी कि गुस्सा तो आ जाएगा, जो आपका पहला सवाल है। मैं ये दूसरे सवाल का जवाब दे पाया हूँ जी? जी डू यू सर लेकिन अंडरस्टैंड? वो कई दफ़ा मुझे सैटिस्फाई नहीं करता। लाइक ना करे, ना करे। आपको जिस चीज़ पर जो प्रॉब्लम हो रही है फिर वो है परफेक्शनिज़्म की, ठीक है? जो चीज़ आप समझती हैं कि मुझे करनी चाहिए थी, अगर तो वो नहीं की, तो उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएँ, कि मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है? अब मैं इसको किस तरह से अपने अंदर इसको मैंने रासिख़ करना है, ये रासिख़ करने के लिए आपको ग्रेजुअल प्रोसेस के में अंदर रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल रासिख़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे बहुत सोचा है आज, तो अब कल ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ आप कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर जिस वक़्त प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं तो कई दफ़ा वी मिस आउट। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। ऐसा नहीं है कि ये कोई एबनॉर्मैलिटी है। सबसे पहले तो इसको समझें, ठीक है जी? दूसरी चीज़ जो है जो क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं सवालात, वो ये है कि आपको गुस्सा चढ़ा क्यों है? इस गुस्से का मैसेज क्या है? अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर कर लें ना, यानी ये बात कि मुझे इस सिचुएशन में जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि मेरी बाउंड्री टूटी है, असल में गुस्से का मैसेज ये है कि मेरी बाउंड्री तोड़ी है किसी ने। वो जो बाउंड्री तोड़ना है, वो उसके अंदर मेरा एक मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा मेंटल पैटर्न है, ठीक है? वो जो हुआ है, वो क्या इज़ इट अ यूनिवर्सल फैक्ट? क्या इसमें कोई एक्सेप्शन हो सकती है? इस वक़्त की हालत हो सकती है? इस वक़्त का बच्चे का या बड़े का मूड हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी कोई पीछे कोई वाक़या हुआ हो जिसकी वजह से जो उसको नहीं करना चाहिए बिलअमूम, वो कर बैठा है। तो क्या कोई वजह हो सकती है? इसकी उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जिस तरह से मेरे अंदर गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, तो क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि दूसरा भी इस तरह से कई दफ़ा अपनी फ्रस्ट्रेशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बोल देता है? जी, ये तो मैंने सर शुरू कर दी है। मतलब जब मेरे साथ कोई दूसरा करता है, तो मैं उसका भी मेंटल पैटर्न देखने की कोशिश करती हूँ कि इस वक़्त वो किस फ्रेम में है, माइंडसेट में है हुँ, या बैक ऑफ द माइंड उसके क्या चल रहा है, जो उसने इस राइट। तरह मेरे साथ बात की है। तो वो तो राइट। थोड़ा-सा मैं उसको जज करना शुरू हो गई हूँ, मतलब मुझे समझ आ जाती है। उसके बारे में आप जी। एक मतलब मे बी यू कैन जस्ट होल्ड बैक। अगर आप ये भी कर सकें ना कि अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं करती, लेट मी जस्ट अभी हालात तो कूल डाउन होने देते हैं, उसके बाद मैं बात कर लूँगी। अभी गुस्सा करने की अपने इस पे बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये करके तो आप थोड़ा-सा होल्ड बैक कर लेती। देखिए ये डेवलपमेंट है ना, ये जो डेवलपमेंट है कि मैं थोड़ा-सा होल्ड बैक कर लेता हूँ, ये ऑनेस्टली एक टाइम था जब मैं नहीं कर पाता था। ये जो मुँह में आया बक दिया। यानी अब ये सवाल पैदा हो जाता है, अक्सर औक़ात हो जाता है कि क्या ये कहने की इस वक़्त ज़रूरत है? और क्या किस तरह कहने की ज़रूरत है? किस तरह कहने की ज़रूरत है? यानी सार्कास्टिक रिमार्क कर दें कि तुम्हें तो कोई काम ही याद नहीं रहता। नहीं, कल मैंने एक काम कहा था। अब लेट्स से मैंने अपनी बेगम को एक काम कहा था और वो नहीं हुआ। तो आज मैंने जब देखा कि नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब ये है कि शी डज़न्ट केयर? उसको मेरी बात की कोई परवाह और क्योंकि मैं बहुत आराम से बात करता हूँ इसलिए मेरी बात पीछे चली जाती ये सारी चीज़ें जो ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। ये तो मुझे उस गुस्से के अंदर बढ़ा रही हैं, ठीक है? बट आई कैन थिंक अबाउट इट दैट इट्स अ ह्यूमन बीइंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
और बहुत बिज़ी, सारा दिन काम करने वाली एक खातून, उसके लिए एक मुश्किल हो गई याद रखना एक चीज़ को। तो बजाय इससे कि मैं अभी कहूँ कि यार मैंने कल ये कहा था, नहीं, मुझे ये इसकी ज़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने कल ये कहा था। मैं ये सिंपल सी बात कर सकता हूँ कि यार ये ज़रा काम प्लीज़ कर देना। अच्छा, वो शी विल बिकम अ लिटिल अपोलोजेटिक एट दैट। ओह! मैं भूल गई थी। और ख़त्म हो गई बात। यानी व्हाई डू वी नीड टू कैरी दीज़ थिंग्स, मैंने कल ये कहा था, ये नहीं हुआ। भई नहीं हुआ, मेरे से कई दफ़ा लोगों ने कई बातें कही हैं जो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो उस पर क्या करता हूँ मैं? मैं यही कहता हूँ कि यार इंशाल्लाह आज कर देता हूँ फिर। यानी हम अपनी अपनी कोशिशों के बावजूद भी समटाइम्स फॉल, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस एनालिसिस को, ये जो आपकी फ्रेंड कह रही है, मेरा थोड़ा-सा इससे इख्तिलाफ है। यानी ये बात कि आप अपने गुस्से को थोड़ा-सा गौर कर सकते हैं। यू आर इन अ पोज़िशन टू थिंक कि ये सिचुएशन है जो मेरे अंदर गुस्सा पैदा करती है, और ये सिचुएशन गुस्सा इसलिए पैदा करती है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहा होता हूँ दूसरों के बारे में। वो बिल्कुल ठीक मूड में हैं, उनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आके सिर्फ़ इस मकसद से कि वो मुझे हर्ट करें, मुझे मेरे मुँह पे एक बदतमीज़ी कर दी है, ठीक है? ये जो काम हुआ है ना, इसमें मैंने असल में दूसरे को इंसान की जगह पे प्लेस नहीं किया। कि उसका अभी पिछला मोमेंट गुज़रा है, पीछे कुछ काम कर रहा है, वो किसी चीज़ में बिज़ी हो सकता है, ये सब चीज़ें मैंने भुला दी हैं। जैसे ही मुझे ये याद आती हैं, तो मेरा गुस्सा कूल डाउन हो जाता है, हो जाता है। ये आपने अभी फरमाया ना कि ये हो जाता है, उस वक़्त वी कैन ईज़िली होल्ड बैक, कोई सप्रेस नहीं करना पड़ता। हम सिर्फ़ इतना कहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी-सी चीज़ें कूल डाउन हो जाएँ, तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएँगी इंशाल्लाह। तो सर नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है कि वो 1 सेकंड के लिए चाहे ट्रिगर हो गुस्सा, तो वो गुस्सा आएगा, मतलब वो टोटली खत्म नहीं हो सकता। मतलब नहीं, उनका ये नहीं। कहना था कि वो जो 1 सेकंड के लिए हुआ है ना ट्रिगर, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो डिफ़ॉल्ट तरीका है चीज़ों को अज़्यूम करने का, वो है। पिछले मतलब लेट्स से इफ यू आर 30 इयर्स ओल्ड, तो 30 साल से वो रहा है। तो पैटर्न वाला, ठीक। अब अगर आप उसको चेंज करने लगी हैं पिछले 6-8 माह से, साल से, तो वो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। वो जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है वो मौजूद है, लेकिन मैं उसको इनअफ़ेक्टिव बनाता जा रहा हूँ, पीछे करता जा रहा हूँ। बस ये फ़र्क पड़ा है। सही, ठीक है? सही, डिफ़ॉल्ट होता ठीक। है, और मैं ज़्यादा जल्दी कॉन्शियस हो जाता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट फिर से आ गया है। हुँ, ठीक है ना? ठीक। ये चीज़ है, मतलब वो गुस्सा, जिस तरह से मैं उस गुस्से के अंदर जीना शुरू हो जाता था, अब वो नहीं होता। हुँ, सही, ठीक, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता वो डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। इसका मतलब है कि वो चीज़ खत्म भी हो सकती है, ये बात नहीं है कि आई वो 1 सेकंड देखें, के लिए आए तो वो वाला वाक़या वो वाला वाक़या जो है, उसके बारे में आप मतलब यू कैन फ़ील रिलैक्स्ड। वो हो सकता है कि वो इतना जो नॉर्मली हो रहा है, उसमें आप आराम से उसको हैंडल कर लें। लेकिन कोई नया वाक़या हो जाएगा, फीलिंग्स तो हैं ना हमारे अंदर। जब भी हम ये महसूस करेंगे कि समबडी हैज़ ब्रोकन आवर बाउंड्री, हमारी लिमिट्स को तोड़ा है, हमें गुस्सा चढ़ेगा। लेकिन फिर हम थोड़ी देर के लिए रुक कर इस पे गौर करेंगे कि जिसको मैं ब्रोकन माय बाउंड्रीज़ समझ रहा हूँ, परसीव कर रहा हूँ, उसमें दूसरे की इंसानियत को इन्वॉल्व रखूँ। उसका मकसद मेरी बाउंड्री तोड़ना था, उसका मकसद मुझे एजिटेट करना था, उसका मकसद क्या था? हो सकता है उसका मकसद सिर्फ़ ये हो कि अपनी कोई शिकायत बयान कर रहा हो और मैं उसको सार्केज़्म समझ रहा हूँ। सही, ठीक, ठीक। इस पे थैंक कोशिश करते हैं, और ये दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्नीक, ये ज़हन में रखिएगा, ये जो है ना, डबल स्टैंडर्ड टेक्नीक जो है, दिस विल हेल्प। यानी जो आपने मिसाल दी है ना कि 3 दफ़ा तो मैंने ठीक रखा, 1 दफ़ा प्रॉब्लम हो गई। तो इफ अ फ्रेंड वर टू टॉक टू यू अबाउट इट, कि मैं 3 दफ़ा, तो आज सुबह से 3 वाक़यात ऐसे थे जिसमें मैंने अपने गुस्से में, मुझे गुस्सा भी नहीं चढ़ा, सब नॉर्मल रहा। 1 दफ़ा मैं ट्रिगर हो गई। आप उससे क्या कहेंगी? ऑनेस्टली क्या कहेंगी? एम्पैथिकली, ऑनेस्टली क्या कहेंगी? यानी वो फ्रेंड है कि जो आपको ये बताती रही कि यार मुझे, मेरे से गुस्सा काबू ही नहीं होता। जब चढ़ता है, आई जस्ट ब्लर्ट थिंग्स आउट। और आज वो आपसे कह रहा है कि मुझे, आई हैव दिस कंट्रोल, जो कि मैं एब्सोल्यूट लेवल पे अभी नहीं कर सका। तो व्हाट वुड यू रियली टेल दैट फ्रेंड? ऑनेस्टली क्या बताएँगी? सकूँ सकूँगी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर कोशिश करना हो हाँ, जाएगा। कोशिश करना हो जाएगा, और ये कि परफेक्शन तो हमें इस दुनिया में हासिल नहीं होनी। सही, हमें तो कोशिश करते हुए मरना है ना इधर से। सही, ठीक, ठीक। ठीक है सर।
Okay. Welcome. शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एग्ज़ैक्टली जब इस टेक्निक का नाम आया स्क्रीन पे डबल स्टैंडर्ड टेक्निक, तो मेरे ज़हन में वही आई जो जनरली हम डबल स्टैंडर्ड रखते हैं और जो बहुत हमें अपैरेंट नज़र आते हैं कि दूसरों को असूलों की पासदारी करनी चाहिए, सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जब मैंने इस पे मज़ीद रिफ्लेक्ट किया, तो ये ऑटोमैटिकली कनेक्ट होगी जो जनरल हम कर रहे हैं फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सिबल। और वीक के बाद जब उसका लास्ट क्वेश्चन था, what is the meaning of everything I went through this week? How is God training me? What trait is He cultivating? तो उसका आंसर ये आ रहा था कि I need to work on my compassion, forgiveness। और फिर मतलब कि वो कुदरती तौर पे बंदा रिफ्लेक्ट करता है, अच्छा अल्लाह कितना फॉरगिव करता है। तो पीछे भी जो कोशिश जा रही थी, फॉरगिव कर रही थी, लेकिन मज़ीद मज़ीद डिग करने पर समझ आई कि मैं अपने आप को फॉरगिव नहीं करती। हुँ। और मतलब क्या हुआ कि चूँकि ये क्वेश्चन जारी है, घर वाले भी देख रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कोई एक बात बोल दी कि अ, कि आप तो वीक पड़ गई हैं, आपको दर्द हो रहा था तो आप रोना शुरू हो गई। तो बी ब्रेव, ठीक है? मैं मैं वो सारा रिवर्स गियर लगाकर अ, और मैंने अपने आप को कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ और मैं फिर गुस्से में आ गई हूँ। अब 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। और जब ये मैंने सुना लेक्चर और इस पे रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने करेज पे काम किया है, मैंने ग्रैटिट्यूड पे काम किया है, लेकिन स्टिल और कर सकती हूँ। अपने साथ फिर और ये बहुत मदद करने वाली है ये टेक्निक, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अ, क्योंकि क्योंकि मुझे दूसरों पे कंपैशन करना मेरे लिए आसान हो रहा था आहिस्ता-आहिस्ता, ये पढ़ने के बाद, ये क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन अपने लिए कंपैशन ये टेक्निक हेल्प करने वाली है। और इसके अंदर जो एक लफ्ज़ मुझे टच कर दिया वो था फेयर थिंकिंग। क्योंकि या पॉजिटिव थिंकिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग में फिर इस्लाह का पहलू रह जाता है। राइट, बिल्कुल। तो ये फेयर थिंकिंग बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब फेयर थिंकिंग करते हैं हम जर्नल लिखते हुए, तो फिर हम बीच में बताते भी हैं कि इस तरह ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली अपने आप को बताते हैं। हुँ। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह जी। आपका मैसेज जो आया था कल मुझे वो बड़ा एनकरेजिंग था। इट वाज़ वेरी एनकरेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जज़ाकल्लाह सर, यू नो इंटेंशन पहुँच जाती है। मेरा शेयर करने का इंटेंशन ये था कि सर को ये हो रहा होगा, क्योंकि गिल्ट पे ही काम हो रहा है मेरा अपने साथ, यही इस टेक्निक और ये सब चीज़ें लेके। तो मैंने कहा सर को भी हो रहा होगा, यार 3 हफ्ते से सेशन नहीं लिया, तो मैं सर को बताऊँ, देखिए अल्लाह की तरफ से टाइमिंग सेट कर दी अल्लाह ताला ने आपकी कोशिशों को बूस्ट करने के लिए, कि हम थैंक ज़रा यू अच्छे से इस पे जज़ाकल्लाह। काम करना है सर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह एवरीवन, जज़ाकल्लाह। जी, सलमा प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर मैं थोड़ा-सा लेट हुई थी, खालिद को नाश्ता देना था। तो आज हम ईमान पर मबनी रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं या डबल स्टैंडर्ड के बारे में? नहीं, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। वो खानका का टॉपिक है जी, सैटरडे का। वो कल मिस हो गया, कल मिस हो गया था। इंटरनेट मेरी तार कट गई थी। तार कट गई सर? जी, बाहर से? इंटरनेट की। ये ऊपर असल में एक थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो उसकी उसके उसमें कट गई, तो फिर वो काफ़ी लंबा काम था उनका। इनफैक्ट परसों की कटी हुई थी, छोटी-छोटी चीज़ें तो गुज़ारा हो रही थी, लेकिन ये जो था, ये वाला सेशन जो है, इसमें ज़रा इंटरनेट की स्पीड ठीक होनी चाहिए, वरना आवाज़ वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है। तो इसलिए फिर अच्छा सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, इससे मुझे एक अपना वाक़या याद आता है। जब मैं जॉब में थी, मेरी एक दोस्त जो थी ना, बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म की, गुस्से वाली और मोहब्बत करने वाली। और दूसरी जो मेरी सेकंड मिस्ट्रेस थी, वो जो थी वो बड़ी पोलाइट, बड़ी हम्बल और ना मतलब गुस्से को सहने वाली, बर्दाश्त करने वाली, इस टाइप की थी। तो अब ये जो गुस्से वाली दोस्त थी मेरी, ये मुझसे ये चाहती थी कि मैं इसको सेकंड मिस्ट्रेस अनाउंस करूं, जबकि वो मेरे साथ पहले से थी, तो जो हम्बल है।
और फिर मुझे ऐसी ही सेकंड चाहिए थी कि जो हम्बल हो और मामलात को थोड़ा टीचर्स के साथ बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। ये तो गुस्से में आके मतलब चीज़ें वीज़ें भी तोड़ मोड़ देती थी ना, इतना इस हद तक गुस्से वाली थी ये। तो अच्छा। लेकिन अब मैं इन दोनों के साथ आप सोचिए सर कैसे गुजारा कर रही थी ना वहाँ पर, और ये मेरी घरेलू दोस्त भी है ये जो गुस्से वाली है। तो लेकिन ये वहाँ चाहती थी कि जब ये मेरे अंडर में आई ना तो ये चाहती थी कि मैं इसको सेकंड बनाऊँ, और ये हर वक्त मुझे उसके बारे में ना मिसगाइड करती थी कि ये ऐसे, अब तुम्हें नहीं पता ये बहुत दोगली है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ऐसे कहती थी। तो मैंने जो है वो मैं सुन तो लेती थी लेकिन ना लेकिन मैंने कभी ये एक्शन नहीं लिया कि मैं उसको हटा के, मैं उसको यही कहती थी कि देखो ये सीनियर है और ये बहुत पहले से काम कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हें जो है ना किसी और जगह पर फोकस कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर इसको अभी रहने दो, ये इसकी हक तलफी होगी। तो वो नहीं, उसने जो है वो नहीं मेरी बात जो है ना नहीं सुनी, और टीचर्स को भी उसके खिलाफ करना शुरू किया और फिर बहुत माहौल ख़राब किया। मैं अपने ऊपर एक आध मैंने लेटर लिखा कि जी अगर आप इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, तो उन्होंने वो लोग तो वैसे ही नहीं चाहते थे कि ये खातून किसी और स्कूल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो चाहते थे कि बस मेरे साथ ही रहे ये ना, ताकि क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग थे और ये तासुब भी वहाँ बहुत था कि जी हमारी टीचर्स जो वहाँ के लोकल थे उनके साथ ना हो ये मामला, हम ही लोग आपस में लड़ के मर जाएं, बेशक कुछ भी हो जाए, तो हमारे साथ ही रहे। वो तो नहीं सुनते थे वो लोग मेरी बात। बहरहाल ये तो अब मैंने जिस तरीके से इन दोनों को लेके चली, तो ये क्या मेरा डबल स्टैंडर्ड था, यानी मैं अंदर कुछ और बाहर कुछ, ये वाली चीज़ थी, या जब हम ऐसे मौक़ों पर दोनों तरफ जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो भी हमारे साथ ठीक रहे और ये भी हमारे साथ ठीक रहे, तो यहाँ पर सर फिर क्या अ, हम फिर यानी कहीं दोगले तो नहीं हो जाते? ये जो है ना जी, जो टेक्नीक है, जो अब हमने टेक्नीक बयान की है, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। यानी हमारी ज़िंदगी में मेयारात डिफ़रेंट हो जाते हैं, हो सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर अपने दोस्तों को एक मेयार पर, और अपने जिनको हम नापसंद करते हैं उनके लिए हमारे मेयारात कई दफ़ा डिफ़रेंट। इंसान हैं, हम प्योर जस्टिस पे नहीं खड़े हो पाते, गलती हो जाती है। लेकिन ये जो टेक्नीक है, दिस इज़ अ डिफ़रेंट टेक्नीक। यानी ये टेक्नीक तो ये है कि मैं जब अपने बारे में जज कर रहा होता हूँ, अपने आप को जब जज कर रहा होता हूँ, इफ़ आई एम वेरी सिवियर ऑन माई सेल्फ, तो मैं थोड़ी देर के लिए एक ये टेक्नीक ये बताती है कि किस तरह से इससे निकल सकते हैं, ठीक है? ये जो बात है उसको आप देख लीजिएगा। दिस हैज़ नॉट, यानी ये वो टेक्नीक नहीं है कि मैं दोगला हो जाता हूँ या मेरा दोहरा म्यार है, जिस तरह आम लैंग्वेज में कहते हैं, ये दोहरे म्यार की टेक्नीक है। ये दोहरा म्यार इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है जी? ये ख़ास उसकी एक तरीका है जिसके अंदर मैं अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को बेहतर कर सकता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि यार, जिस तरह अभी नौशाबा ने कहा कि कोई फ़र्क ही नहीं, मिसाल के तौर पे नौशाबा अपनी बात को इस तरह प्रेज़ेंट करती कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे अंदर। यानी मैं अभी भी 4 में से 3 दफ़ा तो चलें हो गया, लेकिन लाज़िमन 1 दफ़ा जो है वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे से कोई चीज़ नहीं होती, इट ऑलवेज़ ह्यूमिलिएट्स मी। ये जो इस तरह की मेरी अपना सेल्फ डायलॉग होगा, मैं इसमें से अपने आप को किस तरह निकालूँ, ये इसके लिए टेक्नीक है। जो बात आप फ़रमा रही हैं, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी सलाहियत है कि आदमी 2 पोल्स को इकट्ठा लेके चल सके। यानी लीडर्स तो ऐसे ही करते हैं ना। और उसमें सिर्फ जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मेरे ख्याल में जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि कभी भी इस इस रखने की खातिर, इकट्ठा रखने की खातिर गलत बयानी ना करें, ठीक है? अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि मुझे अपनी बात का जवाब देना है और दूसरे को हेल्प करने हैं। यानी जिस तरह से आपने उनका ज़िक्र फरमाया कि बड़ा शदीद गुस्सा और शदीद मोहब्बत का इज़हार, ये दोनों ही इकट्ठे चलते हैं। ये इस तरह के लोग दे ये अपने आप को ये कह के बड़े आराम से निकाल लेते हैं कि कम से कम मेरे दिल में जो होता है मैं बात कर देती हूँ। ये जो बिल्कुल कुछ मेरे सही दिल सर, में, 100% सही है ये बात। ठीक है? यानी वो जब ये मेरे इस तरह दिल कर, में जो जो चीज़ मेरे दिल में आती है मैं सीधे-सीधे, मैं कोई दिल में नहीं रखती बात, और मैं ये दैट इज़ नॉट गुड।
इनिशियल द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मेरे दिल में जो बात है मैंने उसको थप्पड़ की तरह दूसरे को अगर मार दिया है, तो मुझे भी तो स्किल सीखनी चाहिए ना। यानी सिंसेरिटी, अपनी सिंसेरिटी के को ढाल बना रहे हैं कि मेरे पास ये स्किल नहीं है। एक देखें, डिप्लोमेसी, दोहरापन, दोगलापन, ये बुरी बातें हैं, लेकिन डिप्लोमेसी तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। यानी मुझे अच्छे तरीके से दूसरे की इस्लाह के रास्ता इख्तियार करते हुए उसको ठीक बात बतानी है, लेकिन भले तरीके से बतानी है ताकि वो कहीं भटक ना जाए। ही माइट लूज इट्स वे। काम नहीं चलाना, डंक टपाऊ काम नहीं करना, मैंने तो ठीक करना है मामले को। ठीक है ना? यानी जब ये ठीक करने का मामला होगा, तो फिर दूसरे को ये समझाना है कि नहीं, असल मसला ये है कि ये जो टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें हम बच्चों के साथ मामला कर रहे हैं, इसमें ये जो बात है ना कि जो दिल में बात होती है वो निकाल देती हूँ मैं और फिर दिल में नहीं रखती हूँ, इसके नतीजे लोगों की ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट हो सकता है। यानी व्हेन यू टॉक टू चिल्ड्रन, मिसाल के तौर पर वही पर्सनैलिटी जाके बच्चों से ही बात कर रही है, और वो पता नहीं कितना रुस्वा कर दे, किसी बच्चे को ह्यूमिलिएट कर दे, सिर्फ इसलिए कि उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने दिल में बात नहीं रखनी है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस्लाह का काम इस तरह से नहीं करना है कि होता है या नहीं होता है, मैंने तो सच बोल देना है। ठीक है जी। इस्लाह का काम इस तरह नहीं होता। इंसान को उस इस्लाह के लिए तैयार किया जाएगा, वो इसकी तरफ आमादा हो कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, मैंने ठीक करना है। तो इस वजह से उनको ये समझाने की बड़ी ज़रूरत है, ये उनकी खैरखाई में समझाने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। लेकिन सर इतनी ज़्यादा मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो अभी भी मेरी दोस्त है वो। मुझसे बात करती है और आती है मेरे पास कभी कभार। तो लेकिन ना वही होता है कि पिछले किस्से कभी जब दोहराती है ना तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं कोई बात नहीं करती अब, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है उस टॉपिक पे बात करके जो है वो अपना अच्छी बात टाइम है वेस्ट किया जाए। हाँ, जी। और तो ये लेकिन ये कि वो मतलब मैं ये समझती हूँ सर कि वो जो फितरत है ना वो उसकी नहीं जाई। और अब मुझे ये डर लगता है कि जब वो अपने बेटे की शादी करेगी तो तो बहू के साथ पता नहीं क्या होगा उसकी। नहीं, तो वो फितरत नहीं नहीं है, ये रहेगी आदत है उसकी। जी। फितरत नहीं है, हम कुछ अच्छा। आदतें इतनी डीप होती हैं कि वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती हैं। फितरत तो हम सब की एक ही है। ऐसा हाँ, नहीं ये कि बिल्कुल ठीक बात है फितरत सर। में हमारे अंदर पोटेंशियल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कि बुनियादी फितरत तो हमारी इंसान की एक ही है। और इसके बाद बाकी आदतें हैं, हमारी तरबियतें हैं। हाँ, वो चेंज करना चाहें तो जैसे आपने मुझे कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम 60 साल की हो गई हो तो हाँ, बिल्कुल नहीं फ़र्क फिर भी पड़ता जी। जो है ना वो ठीक हो, हाँ, ठीक हो आप जाओगी। तो सर वो एक। आपका बेटा आपको कल नया मोबाइल फ़ोन देगा ना, तो आपको 10 दिन लगेंगे, वो आप उसकी भी आदत डाल देंगे। हाँ, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक है सही जी? तो बात है। हम नई तो स्किल वो एक सीख लेते साहब हैं ने, बड़े आराम से। हाँ, किसी शायर ने गाया ना, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात कही जाती है। हाँ, सही बात है जी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया चलिए, जी। कंफ्यूजन दूर हो गई मेरी। सईद आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। खैरियत से? जी सर, वो जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर डबल स्टैंडर्ड से के हवाले से कोई तबसरा या सवाल तो नहीं है, लेकिन वो पिछले सेशन में पिछले से पिछले कभी गुफ्तगू के दौरान आपने एक बात कही थी कि अगर कोई आपसे झूठ कह रहा है, तो ये तो उसका मसला है वो क्यों कह रहा है, लेकिन आपको ये गौर ज़रूर करना चाहिए कि आपने अपने हालात या आपने उसके साथ अपने ताल्लुकात ऐसे क्यों रखे कि उसको आपसे झूठ बोलना पड़ा, वो आपसे सच क्यों ना कह सका। तो ये बात मुझे बड़ी पसंद आई और बहुत अच्छी लगी और मैं कई बार इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। तो कल एक वाकया पेश आया सर, उसी पे मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे बता दूँ, तो एक पता चले कि मैं सही जगह पहुँच पाया हूँ कि नहीं। वो वाकया कुछ यूँ हुआ कि आसिफ साहब ने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है हम लोगों का, वो आपके इल्म में है। जी, जी। तो कल का वो सेशन सैटरडे का होता है उसमें। तो उस सेशन में क्या हुआ कि हमारे जो 2 भाई-बहन हैं, उसमें जो ग्रुप मेंबर उसमें ताहिरा और अली है, अली भाई। इन दोनों में आपस में नोक-झोंक हो गई। नोक-झोंक हो गई और वो बात इस हद तक पहुँच गई कि दोनों ने ग्रुप छोड़ दिया। तो उसमें जो उन दोनों की गुफ्तगू से मैं समझ पाया, वो ये दोनों में कॉमन चीज़ थी कि दोनों ने बेइज़्ज़ती महसूस की, कि हाँ, मेरी बेइज़्ज़ती ताहिरा ने भी को भी ये महसूस हुआ कि मेरी बेइज़्ज़ती हुई और अली भाई को भी ये महसूस हुआ कि मेरी बेइज़्ज़ती हुई। तो मैं उन दोनों की गलती और से कि किस बात पे वो गलत है, किस बात पे सही, उस पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। मैं उसको एज़ अ ग्रुप सोच रहा था
कि क्या बहैसियत ग्रुप हम इसमें नाकाम नहीं हो गए कि हमने वो स्पेस ही क्रिएट नहीं किया कि हमारे दरमियान रहते हुए कोई अम, बेइज्जती महसूस ना करे? हम आई थिंक वो दैट्स एन क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ पॉइंट। कि उन लोगों क्यों ऐसा हुआ कि उन लोगों को हमारे उस दरमियान जिसको हम कहते हैं दावा ये करते हैं कि हम फैमिली हैं, हम दावा ये करते हैं कि हम बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं। आखिरत ओरिएंटेड लाइफ़ गुज़ारने में एक-दूसरे की मदद करने को एक जगह जमा हुए। वहाँ पे एक छोटी-सी बात के लिए क्यों ऐसा हो रहा है कि बेइज़्ज़ती महसूस की जा रही है, जबकि हम जमा ही इसलिए हुए हैं कि हम एक-दूसरे को दुरुस्त रास्ता दिखा सकें। तो क्या यहाँ इम्पोर्टेंट पे पॉइंट। बहस ग्रुप हम नाकाम नहीं हो गए? हो गए जी। लेकिन ये नाकामियाँ जो हैं इनको स्टेपिंग स्टोन्स बना लें अपनी इम्प्रूवमेंट का इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। और ये बन गया तो यूँ समझ लें कि ये नाकामियाँ ही वो सहारा बन जाएँगी कि हम बुलंद होंगे। और अगर नहीं बना तो फिर एक सेटबैक है। इसमें कोई, लेकिन ये सेटबैक्स को जैसे ही मैं इसको व्हेन आई मेक इट अ स्टेपिंग स्टोन, असल में खुदा की इनायत बन जाती है वो। ये हर सेटबैक खुदा की इनायत बन जाता है। और अगर मैं उसको अपने लिए दिलबर्दाश्तगी का या विथड्रॉल का बना लूँ मसला, तो मेरा ख़्याल है कि दैट इज़ अ बिग लॉस। आई थिंक ऐसा ना हो। और दूसरा ये कि व्हाट कुड वी हैव डन। देखिए मैं तो ये बार-बार ये आसिफ साहब पता नहीं आज नहीं आए। आसिफ साहब से भी मैं ये कहता रहा हूँ और भी लोग जितने भी हैं इसमें कि ये चीज़ें हैं जो कि तरबियत का बायस बनेंगी। ये कन्वर्सेशंस, यू सी व्हेन यू डूइंग, आप पढ़ा दें मौजू एक फिर से पढ़ा दें, 3 दफ़ा और पढ़ा दें, उससे कुछ नहीं होगा। उससे अच्छे टीचर्स बन जाएँगे। लेकिन आप कितने टीचर्स को जानते हैं, कितने ही टीचर्स को जानते होंगे आप कि जो अपनी ही वैल्यूज़ पर नहीं खड़े होते, वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और ये जो एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का, इसको हम ठीक कैसे करते हैं जिस वक़्त जो हम बोल रहे हैं, उसी के मुताबिक अपने माहौल, उसी के मुताबिक अपनी मीटिंग्स को गवर्न करने लग पड़ें, रेगुलेट करने लग पड़ें। जब हम ये करने लग पड़ेंगे इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि ये जो सेटबैक्स हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ बनते जाएँगे इम्प्रूवमेंट की। यानी क्या हुआ, किसको क्या तकलीफ़ हुई, वो अपनी तकलीफ़ बयान करे, वो अपने अपने आप को देखे कि इसमें मैं क्या गलत किया मैंने या दूसरे से क्या गलती हुई, इसको हम ठीक करेंगे आइंदा। यानी जैसे ही आप ये फ़ैसला कर लेते हैं ना कि हम इसको ख़त्म कर देते हैं, तो असल में दैट्स अ बिग सेटबैक, देन इट्स अ फेलियर। लेकिन अदरवाइज़ एवरी सेटबैक इज़ अ चांस टू इम्प्रूव, एवरी आर्गुमेंट इज़ अ चांस टू अप्लाई आवर कन्वर्सेशन गाइडलाइंस। ये टाइम आएगा। मैं और आप बड़े फॉर्मल रिलेशनशिप में हैं इस वक्त इस ग्रुप के अंदर। यहाँ पर अगर मैं कर लूँगा तो आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर पे भी करना शुरू कर दूँगा। इस जज़्बे से इसको अप्रोच करें, आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ बन जाएगी। लेकिन आएँगे सेटबैक्स, मुश्किलें आएँगी, तकलीफ़ें आएँगी, लोगों के कमेंट्स आ जाएँगे, लोग आपकी अच्छी नीयतों पे डाउट कर देंगे। लेकिन वही तो टाइम होगा ये बताने का आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे तरीके से कि ये जो डोमेन है नीयतों के ऊपर जाने की, ये हमारी नहीं है। हम इसमें ना जाएँ, वरना हम गलती खा जाएँगे और इसका मुआवज़ा हो जाएगा। इसको अपॉर्च्युनिटी बनाना है सर इंशाल्लाह। तो बहैसियत ग्रुप हमें कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें ये बात ना आ सके कि कोई इसको बुरा समझे कि हाँ, मैं यहाँ मेरे इस ग्रुप में मेरी बेइज्जती हो गई या मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो गई। इज़्ज़त अफ़ज़ाई और ज़िल्लत का मामला उस क्लोज़ ग्रुप में जो लोग एक ही मकसद के तहत जमा हुए हैं और एक ही मतलब राइट। हम-ख़याल लोग हैं, उनमें तो मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। देखिए अकोमोडेशन भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। दूसरे ने अगर कोई बात कर दी है तो आप ये कह सकें बड़े आराम से कि देखिए मुझे इस बात से मैं थोड़ा-सा आई फेल्ट अ लिटिल हर्ट, इट वाज़ पेनफुल फॉर मी। ये कह दें बजाए इसके कि मैं विथड्रॉ कर जाऊँ, ठीक है? आप ये कहें कि ये बात जो है आपने ये जो जजमेंट दी है, आराम से कर लें। अभी अभी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जैसे ही कमेंट आए तो आपको गुस्सा चढ़ जाए, ये सब कुछ हो सकता है। तो आपने अपने आप को पैसिफ़ाई करके, अपने आप को ठीक करके तो बात करनी है। बात करने का मतलब ये है कि अब आप उस पे कन्वर्सेशन में आएँगे और ये पूछेंगे कि जी ये जो बात थी आपकी व्हिच हैज़ रियली डिस्टर्ब्ड मी, मुझे प्लीज़ इसमें थोड़ा-सा वाज़ह करें कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुँचे? और अब ये तो इसकी डिटेल्स तो वही पता चल सकती हैं जब जब वो इश्यू ज़ेर बहस आए।
लेकिन मैं आई वुड एनकरेज यू कि आप असल में हर सेटबैक, और ये मैं सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा जी, ज़िंदगी में एवरी सेटबैक शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर नहीं देख रहे आप तो नुकसान सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं होगा। इसको देखना शुरू करें। यहाँ पर जो गलती हुई है ये मेरे से वो नाराज़ हो गया है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको वापस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। आ जाएगा। बड़ी अच्छे नीयत से आए हुए हैं लोग। यहाँ पे कोई भी अपनी प्रोजेक्शन के लिए नहीं आया हुआ। वो ग्रुप ही ऐसा नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। जी, हमने आखिरी 10 मिनट सेशन के रखे होते हैं आसिफ साहब की समरी के लिए। आज फातिमा उनकी जगह पे वो समराइज़ करेंगी। फातिमा के समरी के बाद अगर हमारे पास वक़्त बच गया इंशाल्लाह तो फिर ताहिरा हम आपको भी अपॉर्च्युनिटी दे देंगे। तो फातिमा प्लीज़ आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मुझे एक्चुअली आज पीयर प्रेशर में ये समरी देनी पड़ रही है क्योंकि आसिफ भाई नहीं है। आई डोंट रियली फील रेडी फॉर इट। बट चले मैं अपनी परसेप्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग रख देती हूँ। बेसिकली आई थिंक नॉर्म्स का थोड़ा-सा इश्यू है। कुछ लोग ये जो हैंड रेज़ वाला प्रोसेस है इसको मतलब एक सीक्वेंस में चलाना चाहते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसमें गुंजाइश हो कि इन द स्पर ऑफ द मोमेंट अगर हमारे मतलब माइंड में कोई कमेंट आया है तो वो हम कर सकें विदाउट रेजिंग आवर हैंड। तो उस पे इंशाल्लाह हम कमिंग सेशन में इस पे डिबेट करेंगे और इस नॉर्म को फिर हम सेट करेंगे और हमने यही सोचा है कि इसमें मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो कर लेंगे कि जो मेजॉरिटी कह रही है वो हम नॉर्म सेट कर लेंगे क्योंकि अभी तो मतलब हमें यही समझ आ रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रू हम नॉर्म सेट कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि नॉर्म का इशू है और इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों पर नॉर्म्स सेट करने की ज़रूरत है जैसे जिसमें से एक पॉइंट जो मेरे माइंड में है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का है कि सेशन की बातें और व्हाट्सएप ग्रुप की बातें वो मतलब उसके अंदर ही रहें। तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे इन द कमिंग सेशन। और मैंने सब पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया कि वो जो इशू उनके लिए पर्टिनेंट है उसमें एक वर्ड में या एक सेंटेंस में मतलब वो लिख कर लाएं ताकि हम उससे रिलेटेड नॉर्म्स जो हैं वो ग्रुप की बना सकें। सो यस दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय एंड। जी। एक ये इसमें एक सवाल जो है जी, मैं आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट इट। ये जो आपने फरमाया कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से, इसको मैं नहीं समझ सका। यानी व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियल? आई मीन वी आर टॉकिंग एज अ ग्रुप, लेट्स से यहाँ पर हम एक ग्रुप में बैठे बात कर रहे हैं, तो इस ग्रुप में क्या चीज़ कॉन्फिडेंशियल है? यानी किसी की पर्सनल बात है तो वो और बात है। पर्सनल बातों के हवाले से ही अ, ओके। लोग एट टाइम्स अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं तो कि वो पर्सनल बातें ग्रुप मेंबर्स के दरमियान ही रहें। राइट। जो राइट। ग्रुप में नहीं है वो अ, मतलब वो कहीं और जाके वो बात ना करे। अगर वो बात एंड हो भी तो प्लस किसी का नाम लिए बगैर हो, यू नो लाइक यस यस किसी ने ये एक्सपीरियंस एज शेयर एन किया। इशू हो जाए बट हम्म। आइडेंटिटी रिवील ना हो। और उसमें राइट। एक पॉइंट जो मेरे माइंड में भी है वो ये है कि ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं जो कि व्हाट्सएप पे पूरा नाम भी नहीं लिख रहे हैं और उन्होंने फॉर्मली अपने आप को लाइक सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो अगर वो इंट्रोड्यूस भी करवा दें एक बार तो राइट। थोड़ी सी मुझे लगता है कि सेफ्टी ज्यादा फील होगी। सही है। सही है। ये कुछ आइडियाज अभी मेरे दैट्स माइंड गुड। में है। और वो जो है जो आपने अभी बात फरमाई है अबाउट यू नो हैंड रेजिंग और नॉट रेजिंग, उसमें दोनों की ओपिनियन बिफोर वी टॉक अबाउट यू नो पोल्स एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हम ये भी देख लें कि दोनों जो हैं उनके वाई आर दे होल्डिंग दिस ओपिनियन, और उसका फ़ायदा क्या है कि अगर वो हैंड रेज करके करें, और उसका फ़ायदा क्या है कि अगर वो हैंड रेज करने की कंडीशन ख़त्म कर दी जाए। और क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें हम ये सारे फ़ायदे इकट्ठे कर लें? जब आप इस तरह से सोचेंगे ना तो दिस वुड बी डिज़ाइन थिंकिंग। ठीक है जी, क्रिएटिविटी। तो इसमें तो हाँ जी, उसमें
कुछ तो ओपिनियंस पहले आ गई, उन्होंने अपना पीछे मतलब रैशनल भी एक्सप्लेन किया कि इस तरह हम इस चीज़ को लेकर फ़ील करते हैं। उसी डिबेट को अभी तो इरादा है कि आगे लेके चलेंगे एंड दोनों पार्टीज़ के कंसर्न्स जो हैं वो सामने आ जाएँ। उनको अगर किसी तरह विन-विन सिचुएशन हो सकती हुई तो राइट। डेफिनिटली वी और विल इसका एक ट्राई और फॉर आखिरी दैट। तरीका भी होता है जी। वो हमारे पास भी ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कॉग्निटिव जो टेक्निक्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे ना, तो देयर जिसमें ख्याल है लास्ट या सेकंड लास्ट टेक्निक है, 6-7 मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसमें से लास्ट या सेकंड लास्ट टेक्निक है, उसको कहते हैं बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट टेक्निक। ठीक है, व्हाई डोंट यू होल्ड अ सेशन, एक सेशन करके देख लें जिसमें हाथ उठाने की शर्त खत्म कर दें, देखते हैं क्या होता है, कितना केओस होता है उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा एक एक सेशन गड़बड़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, वापस आके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, यू नो। हम लेट्स ट्राई टू सी कि उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ। मे बी पता ये चले बाद में कि उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ, नुकसान इतना नहीं हुआ। ओके, तो ओके। दैट कैन आल्सो बी अ तो वे। मतलब कि एज़ एन एक्सपेरिमेंट कर लें उसको। राइट, व्हाई नॉट, व्हाई मतलब नॉट। नॉर्म को फाइनल करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट भी, एक मतलब 1-2 एक्सपेरिमेंट भी सेशन किया ऐसे जा कर सकता लिए है। कि जिसमें कोई भी हैंड रेज़ नहीं कर रहा और हर कोई कमेंट कर रहा है विदाउट राइट, रेज़िंग देयर हैंड। राइट। सो लेट्स यस, ट्राई इट आउट, यस दैट। व्हाट्स द हार्म इन इट। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो हाँ, आई रूल्स थिंक होते हैं दैट्स अ ना, गुड आइडिया। rules and norms are two different things. Norms become you see, rules are इस सेशन के जो जिसमें हम बैठे हैं, इस सेशन के रूल्स मैं और अली फरिया, ये जो हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं, वो बनाएंगे। ठीक है, नॉर्म्स वो हैं जो कि ग्रास रूट लेवल से उठती हैं। ठीक है, ग्रास रूट लेवल से जब उठती हैं नॉर्म्स, तो वो रूल से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। असल में ये है बात। मैं थोड़ा-सा इसका डिफरेंस समझी नहीं, मतलब कि वो आपकी देखें, अपनी चॉइस होती मिसाल के है, तौर पर नॉर्म्स जो 8 हैं? बजे, हाँ, चॉइस होती है, हम इस ग्रुप की चॉइस होती है, हर इंडिविजुअल की चॉइस होती है। मिसाल के तौर पर ग्रुप टाइम ये 8 बजे का टाइम है, 8 बजे हमें सबको पहुंचना चाहिए, 8 बज के 1 मिनट पे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये रूल है। ठीक है, नॉर्म ये है, और हम सब इसकी पाबंदी करते हैं, और ये लिखी हुई नहीं है कि हम जब किसी पे कमेंट करेंगे तो सार्केस्टिकली नहीं करेंगे, सवाल करेंगे। अब आपको वो नॉर्म फलती फूलती नजर आनी शुरू हो जाएगी, लोगों से गलतियां होंगी और दूसरे उनको करेक्ट करेंगे, मोहब्बत से करेक्ट, इतनी मोहब्बत से करेक्ट करेंगे कि वो चाहेंगे कि करेक्ट हो जाएं। नॉर्म इज़ मोर लाइक अ वैल्यू। राइट, वो ग्रुप की वैल्यूज होती हैं, उस उन वैल्यूज की बेसिस पर बने हुए कुछ अमल है, अमलियात कहने लगा था मैं, वो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, कुछ अमल है। ठीक है जी, सही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक छोटी-सी सजेशन इस हवाले से वो ये है कि जो टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसकी लिमिटेशन को भी सामने रखना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक ये जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो हमने बनाया हुआ है, जिसको आसिफ और वो ज़फ़र लीड कर रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जब मैसेजेस बहुत लंबे हो जाते हैं, या फिर पढ़ने वाला लिखने वाले की टोन और उसके पीछे मीनिंग और इंटेंशन अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता है। तो मेरी सजेशन सिर्फ 2 ये होंगी कि एक ये कि ये ज़हन में रखें हम सब कि व्हाट्सएप की बहरहाल बड़ी लिमिटेशंस हैं, बहुत यूज़फुल टूल है और ये ग्रुप बहुत यूज़फुल है, बहुत अमेजिंग है। लेकिन उस टूल की लिमिटेशंस हैं कि वो टोन कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और दूसरा ये हम ज़हन में रखें पॉइंट के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो यूजुअली बेहतर होता है कि वो प्राइवेटली सॉर्ट आउट किए जाएं। होते वो पब्लिकली हैं क्रिएट, लेकिन उनको सॉर्ट करना शायद बेहतर तरीका ये होता है कि उसको प्राइवेटली देख लिया जाए। जस्ट 2 सजेशंस फ्रॉम माय साइड। सही, बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें, लेकिन हर हाल में सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटी समझें, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है इस ग्रुप की नॉर्म में कि जिसके नतीजे में 2 लोगों के बीच में जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, लेट्स से खुदा ना खास्ता। तो ये क्यों ऐसा हुआ?
हम क्यों इधर पहुंच गए, इसको हमें निकलना है इधर से, यानी अपने आप को इससे बेहतर बनाना है, और ये बेहतरी है जो जिसका सफ़र है। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली इस तरह इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें इन चीज़ों को। पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी। आए बैठते हैं, ये क्यों हुआ ये हमारे साथ, व्हाट वर वी मिसिंग, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस वक्त हम इसको वाकई ब्रेनस्टॉर्म करके ओपन हार्ट के साथ इसको अप्रोच करेंगे, अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। जो हैंड्स हमारे पास रेस थे वो मैंने नोट कर लिए, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम उनको पहले मौका दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत एवरीवन। थैंक यू मोइज साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।